हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CCS एकेडमी। तो बेटा बिजनेस स्टडी में हम लोग लेसन पढ़ रहे थे पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो इस लेसन में हम लोग की जो अगली टॉपिक है वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है? तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस वो कंपनियाँ होती हैं जो कि ग्लोबली हैं। ग्लोबली मतलब पूरे दुनिया में। इसे हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी भी बोलते हैं या फिर ट्रांसनेशनल कंपनी भी बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो स्क्रीन पर, अमेजोन, कोलगेट, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपनियां हैं। जैसे अमेजोन को जो हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल कंपनी, कोलगेट को मल्टीनेशनल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट को ग्लोबल कंपनी और कोका कोला को ट्रांसनेशनल कंपनी। तो ये अलग अलग जो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के जो है फॉर्मेट होते हैं, जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो द टर्म मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशन। मल्टी मीन्स मेनी वाइल द टर्म नेशन मीन्स कंट्रीज। तो मल्टीनेशनल दो वर्ड से बना है, एक है मल्टी मतलब कई और नेशन मतलब देश। तो कई देश को ही हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल। जो कंपनियां कई देशों में है उसे बोलते हैं हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी। आगे है मल्टीनेशनल कंपनी इज द कंपनी विच ऑपरेट्स इन मेनी कंट्री। MNCs हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन वन कंट्री बट स्प्रेड्स इट्स ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो MNCs का एक हेडक्वार्टर होता है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर जो है USA में है, और लेकिन वो पूरे दुनिया में फैला है। अमेजोन का भी हेड ऑफिस जो है USA में है, लेकिन वो पूरे दुनिया में फैला है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी की खासियत होती है, इनका एक हेड ऑफिस जो होता है, मेन हेड ऑफिस एक किसी देश में रहता है, और बाकी इनके ब्रांचेस जो है पूरे दुनिया में फैले होते हैं। इट्स ओन और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। तो ये क्या करती है? ये ओन मतलब ये मालिक होती है एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्ट के या फिर वहाँ के प्रोडक्शन के। ठीक है। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, a transactional enterprise, transnational enterprise, a transnational corporation, an international corporation और स्टेट कॉर्पोरेशन। तो मल्टीनेशनल जो आपके कॉर्पोरेशन है या मल्टीनेशनल जो आपकी कंपनियां हैं, इनको अलग अलग नामों से भी जानते हो, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया, पेप्सी, कोका कोला जो है रजिस्टर्ड है USA में। इसी तरह ब्रुक बॉन्ड, कैडबरी, यूनिलीवर और लिप्टन ये जो है रजिस्टर्ड है UK में। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये यूनिलीवर बहुत फेमस है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर इनका पूरा नाम है। इससे हिंदुस्तान इनमें नाम है तो ऐसा मत समझ लीजिए कि ये भारत की कंपनी है, ये असल में है UK की कंपनी, लेकिन नाम इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर रख दिया है। ठीक है। आगे क्या है, सोनी, सुजुकी ये सब रजिस्टर्ड है जापान में। इन्फोसिस, विप्रो, रेनमैक्सी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा जो है ये भारत की है। ठीक है। तो यहाँ पर आप टॉप MNCs कंपनी को देख सकते हो। एप्पल है, फिर ये सोनी, सिटी ग्रुप, पेप्सी, कोका कोला। तो ये सब जो है टॉप जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके फ़ोटो आपको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये सारी की सारी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अब तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। तो देखो आप इस बात को समझो कि जब आप एक ब्रांच भी खोलते हो तो आपको पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन अगर आप जब पूरे वर्ल्ड में अपने ब्रांचेस खोलते हो, ऐसे केस में आपको ह्यूज कैपिटल, बहुत ही ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये लिखता है दीज एंटरप्राइजेस आर characterized by possessing huge financial resources and the ability to raise funds from different sources. Because of their financial strength, they are able to survive under all circumstances. तो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के वजह से ये कोई भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो सर्वाइव कर पाती हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज से क्या समझते हो? पैसा चाहिए इन्हें पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर कंट्री में जाके बिजनेस तुरंत इनका स्टार्ट हो जाए। शुरुआत में दिक्कत होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर मार्केट में ये लोग फैला ही देते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो जो कि शुरुआत में हमारे इंडिया में आए। तो जो MNCs जो कि शुरुआत में इंडिया में आए तो लोगों ने उसे नहीं अपनाया, लेकिन इन्होंने ऐड करके और ये सब चीज़ें कर करके इन्होंने उसको एकदम फेमस किया। जैसे आप समझ लो कि कोका कोला अगर थी 90s के ज़माने में भारत में आई थी, तो उस ज़माने में इसे ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने ऐड और सचिन और इन लोग के ऐड की सहायता से उसी समय 90s के दौरान ही TV का चलन शुरू हुआ था। और TV का चलन जब स्टार्ट हुआ तो उसी समय ये कंपनी MNCs भी आई थी। 1992 के समय MNCs भी आई थी, आपको पता है LPG स्कीम की वजह से। और जब कोका कोला और ये सब कंपनी जब भारत में आई तो उन्होंने TV का सहारा लेके अपने प्रोडक्ट को खूब एडवर्टाइज़ किया, और इस वजह से इनकी डिमांड में ग्रोथ हुई। तो ये MNC जो है अलग अलग तरह से अपने प्रोडक्ट को जो न्यू कंट्री है वहाँ पर फैला ही देती है।
अगला है फॉरेन कोलैबोरेशन। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस यूजुअली एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ इंडियन कंपनीज pertaining to sales of technology, production of goods, use of brand name और for the final production etc. तो यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्मली क्या होती है कि बाहर की कंपनियाँ, एक चीज़ समझिए कि हमेशा नहीं है कि बाहर की कंपनी डायरेक्ट आके किसी एक देश में शुरू कर देती है बिजनेस। नॉर्मली कंपनियाँ क्या करती है, वो घुसने से पहले जो है वो वहाँ की किसी लोकल कंपनी से एक टाई अप करती है। जैसे सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है हीरो और होंडा। हीरो भारत की कंपनी थी, होंडा भारत की थी। तो इन्होंने क्या किया, होंडा जब इंडिया में आई तो इन्होंने हीरो के साथ टाई अप कर लिया और इंडियन मार्केट को कैप्चर किया। बाद में जब इनको लग गया कि हाँ अब मार्केट में हमारी भी एक रेपुटेशन बन गई है, तो ये दोनों अपना टाई ब्रेक करके ये दोनों अपना अलग अलग चले गए और होंडा अपनी अलग गाड़ी बनाती है, हीरो अपना अलग गाड़ी बनाती है। इसी तरह आईएनजी वैश्य बैंक जो है ये फाइनेंशियल जो है फॉरेन फाइनेंशियल जो है कोलैबोरेशन के तहत बना है। इसमें आईएनजी ग्रुप जो है वो नीदरलैंड से और वैश्य बैंक जो है वो इंडियन बैंक है। इसी तरह टाटा डोकोमो, जिसमें टाटा जो है भारत का है और डोकोमो जो है वो जापान की है। तो ये अलग अलग कंपनियां जो है फॉरेन की जो कंपनियां ये भारत में आती हैं और भारत की किसी एक कंपनी के साथ टाई अप करके यहाँ पर बिजनेस करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो नई कंपनी आई तो उसको दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन यहीं की कंपनी के साथ अगर टाई अप करेंगी तो यहाँ की कंपनी पहले से यहाँ के लोगों को, यहाँ के एनवायरनमेंट को जानती है, तो ऐसे केस में उन्हें बिजनेस करने में आसानी होता है। ठीक है, अगला है एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये एमएनसी आती है तो अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाती है, ये अपने साथ बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाती है। ठीक है, तो एमएनसी प्रोसेस लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। दे आर एबल टू conform to international standards and quality specification. It enables them to provide world class product and service. तो ये जितने एमएनसीज है इनके पास एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है। ये अगर किसी देश में आती है तो अपने साथ कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लाती है और ऐसे केस में ये जो है मार्केट स्टैंडर्ड को, जो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का जो स्टैंडर्ड है उसे आसानी से ये क्या करते हैं, उसे फुलफिल कर देती है और प्रोडक्ट को बना देती है। अगला है प्रोडक्ट इनोवेशन। तो हमने आपको बताया तो दो वर्ड होता है, एक होता है इनोवेशन, एक होता है डिस्कवर या डिस्कवरी। डिस्कवरी आप पहली बार चीज़ों को खोजते हो और इनोवेशन में एक ही चीज़ को आप इनोवेट करते हो। जैसे पहले क्या था, पहले था कैंडल या फ्लेम था, फिर क्या हुआ आपका बल्ब आया, फिर बल्ब के बाद क्या आया आपका CFL आया, अब क्या आ गया, अब आपका LED आ गया। ठीक है, तो ये जो है समय समय से चीज़ें बदलती जाती है। आप नेट पे भी देख सकते हो, इंटरनेट पहले क्या था 1G 2G चलता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर अब जो है आपके 5G आने वाला है, इसको तब धीरे धीरे लाईफाई भी आने वाला है जिसमें आप बिजली से आप नेट चलाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोडक्ट इनोवेशन जो है ये होता रहता है और ये बेसिकली इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यही है, दे हैज़ सोफिस्टिकेटेड R&D। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर कंपनी वो पेप्सी की हो या कोई भी हो, क्रीम साबुन बनाने वाली कंपनी हो, उनका एक रिसर्च R&D जो है डिपार्टमेंट होता है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। ये क्या करती है, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है आगे के प्रोडक्ट के रिसर्च के लिए और बेहतरीन, जैसे एक तो कि नहीं आप जैसे मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में हमेशा नया नया फीचर आता है, तो ये कैसे आता है, इनका एक डिपार्टमेंट होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो क्या करता है, वो रिसर्च कर करके नए नए प्रोडक्ट लाता है। इसी तरह सर्फ वाला, तो जैसे कि आप सर्फ, पहले सर्फ आता था लेकिन अब सर्फ एडवांस आने लगा, तब एडवांस का क्या जो होता आ गया, तो इनके रिसर्च करके कुछ और टेक्नोलॉजी इसमें लाए, कुछ और क्वालिटी इसमें इंप्रूव किया, तो उसका नाम सर्फ एडवांस लिख दिया। तो ऐसे क्या होता है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर करके अपने प्रोडक्ट में और इनोवेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाते हैं और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेके आते हैं। अगला है मार्केट स्ट्रेटेजी। तो देखिए इनका मार्केट स्ट्रेटेजी भी बहुत खतरनाक होता है। जैसे मार्केट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे फैला देंगे कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो क्या बोलता है, द मार्केट स्ट्रेटेजी ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर फार मोर देन अदर कंपनीज, दे यूज एग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल। जैसे ये लोग बहुत सारा एग्रेसिव मार्केट टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे ये लोग क्या करेंगे, आपको टीवी में आएगा, पूरे जो है आपके न्यूज़पेपर में आएगा, मतलब हर जगह आप जहाँ जाओगे वहाँ इनका ऐड दिखेगा। जैसे आप आपका ये कोको कोला, अब जैसे गर्मी का सीज़न शुरू होगा दुकान के बाहर होर्डिंग, मतलब आप बस आंख भी बंद करें, बस आंख बंद करेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन आंख अगर खुला रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको होर्डिंग दिख ही जाएगा। घर पहुँचे, घर पर पेपर में दिख रहा है, टीवी ऑन करें टीवी में दिख रहा है, मतलब इतना एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट आता है कि आप दुकान पर जाइए और आपके गर्मी है, क्या क्या लेंगे भैया, तुरंत आपके मुँह से निकल भैया कोको कोला दे दो, मतलब मुँह से इतना एग्रेसिवनेस एडवर्टाइजमेंट होता है कि आपके दिमाग तक ये लोग बैठाना चाहते हैं कि दुकान जाइए तो बस मेरा ही प्रोडक्ट बोलिए। एडवर्टाइजमेंट का यही काम होता है, आप जब दिन भर एक ही चीज़ देखोगे ना तो दिमाग
में जब एक ही चीज़ बार बार जाता है तो मुंह से वही चीज़ निकलता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। तो इसमें ये कि दे कैन एक्सटेंड द मार्केट वेरी इजीली टू फॉरेन कंट्रीज एज दे आर रनिंग द ब्रांचेस इन वेरियस नेशन। तो पहले से ही अगर कोई कंपनी दूसरे देशों में है तो वो नए देश में भी आराम से वो जो है वो घुस सकती है। जैसे कि जियोमी जो MI की फ़ोन है, ये क्या था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है और इसके 15,000 करीब एम्प्लॉय हैं जो कि चाइना, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर और अलग अलग देशों में हैं, ठीक है। और ये जो है अब धीरे धीरे जो है और भी कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, इन सब देशों में भी अपने जो है कंपनी को फैला रही है धीरे धीरे करके। अगला है सेंट्रलाइज कंट्रोल। तो इनका जो है एक हेडक्वार्टर होता है, हमने आपको बताया इनका होम कंट्री में इनका हेडक्वार्टर होता है और ये वहीं से पूरे वर्ल्ड में जितने ब्रांचेस है उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ जो है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम लोग जॉइंट वेंचर को पढ़ेंगे, ठीक है।